हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम है दिल्ली 12 टू 15 सेंचुरी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट दिल्ली बिटवीन 12 टू 15 सेंचुरी। अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे उनका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी, यानी कि 12th सेंचुरी में आने के बाद जो हमारी दिल्ली है वो एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी थी। ठीक है, तो दिल्ली की इंपॉर्टेंस कब स्टार्ट हुई? इन 12th सेंचुरी। और इसी टाइम इट बिकेम द फर्स्ट कैपिटल। फर्स्ट टाइम ये कैपिटल बनी थी। किसका कैपिटल बनी थी? ये बनी थी ऑफ द किंगडम अंडर तोमरा राजपूत, यानी कि तोमरा राजपूत के अंडर जो किंगडम था उसका कैपिटल था दिल्ली। और ये फर्स्ट टाइम था जब हमारा दिल्ली जो है वो कैपिटल बना था। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली फर्स्ट टाइम कैपिटल बना अंडर द किंगडम ऑफ तोमरा राजपूत। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ये जो तोमरा राजपूत थे इनको डिफीट कर दिया था। किसने डिफीट किया था? इनको डिफीट किया था चौहान ऑफ अजमेर ने। और ये डिफीट कब किया था? ये डिफीट किया था इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी। तो ये आपको याद रखना है कि तोमरा को डिफीट कर दिया था चौहान्स ने इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी। ठीक है, तो अंडर तोमराज एंड चौहान्स दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बन गया था अंडर द तोमराज एंड द चौहान्स। ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स भी रह रहे थे, जिन्होंने अलग अलग काफी सारे टेम्पल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाए थे। साथ में दिल्ली में कॉइन्स भी मिंट किए जाते थे, जिन्हें कहा जाता था दिल्ली वाल। ठीक है, तो दिल्ली वाल क्या थे? ये वो कॉइन्स थे जो कि दिल्ली में मिंट किए जाते थे और ये काफी ज्यादा सर्कुलेशन में थे। इस टाइम इनका काफी यूज होता था। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो था वो एक हमारा कॉमर्शियल सेंटर बन गया था। तो ये जो दिल्ली वाल कॉइन्स थे दे वर वाइडली बीइंग सर्कुलेटेड, और ये दिल्ली वाल बोले जाते थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो मिंटिंग होती थी वो होती थी इन दिल्ली। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अभी इनिशियल कि कैसे कब दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी बना। उसके बाद फर्स्ट टाइम वो कैपिटल कब बना। उसके बाद हमने आपकी दो डायनेस्टी, दो किंगडम्स के बारे में पढ़ा। एक तो थी हमारी तोमराज एंड दूसरे थे हमारे चौहान्स। ठीक है, इसके बाद हमने दिल्ली का कॉमर्शियल सेंटर बनना भी देख लिया। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। अब 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में क्या हुआ कि दिल्ली में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का था? ये ट्रांसफॉर्मेशन था ताकि आगे जाके जो हमारा दिल्ली है वो बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर पाए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ विद द फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज में हो रहा था? सो दैट इट कैन कंट्रोल वास्ट एरिया। ठीक, कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में क्या हुआ? 30th सेंचुरी में फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत जो था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी तक हमने 12th में क्या हुआ? सिटी इंपॉर्टेंट बनी। मिड 12th में क्या हुआ कि जो तोमरा थे वो डिफीट किए। किसने किए? चौहान्स ने किए। और 13 में क्या हुआ? 13 में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था दिल्ली में। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज, बहुत सारी सिटीज भी बिल्ड की थी वहां पर दिल्ली सुल्तान्स ने इस एरिया में। इसके अलावा इसके बाद अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर सुल्तान्स। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि दिल्ली में क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था? तो अभी हम वो समझेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम पर्शियन लैंग्वेज के दो वर्ड समझेंगे। सबसे पहला है तारीख, जो कि एक सिंगुलर वर्ड है। इसका प्लूरल कर दें तो क्या बनता है? तो बनता है हमारा त्वारिख। और इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है हिस्ट्री। अब हम पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्री का मतलब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारी दिल्ली सल्तनत थी वहां पर उनकी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी पर्शियन। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि पर्शियन में हिस्ट्री को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो तारीख सिंगुलर एंड उसका प्लूरल हो जाता है त्वारिख। तो ये हम वर्ड यूज करते हैं फॉर हिस्ट्री इन पर्शियन। क्यों? क्योंकि जो पर्शियन थी वो थी हमारे दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो तारीख थी यानी कि जो हिस्ट्रीज थी, लिखते कौन थे? ये लिखते थे ऑथर्स। ये सेक्रेटरीज में हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते थे, पोइट्स भी हो सकते थे, कोई भी होते थे। और ये इसमें लिखते क्या थे? दे रिकाउंटेड इवेंट, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए, वो सारे इस तारीख में मेंशन किया करते थे। इसके अलावा दे एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस। इसके अलावा वो जो रूलर्स होते थे उनको भी कुछ एडवाइस देते थे ऑन गवर्नेंस। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज ऑथर्स। तो ये जो ऑथर्स थे जो तारीख लिखते थे, ये कहाँ रहते थे? ये मेनली रहते थे सिटीज में। ये विलेजेस में नहीं रहते थे। यूजुअली ये कहाँ रहते थे? सिटीज में, जैसे हमारी जो दिल्ली थी वहां पर ये बहुत रहते थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो हिस्ट्रीज थे ये लिखते क्यों थे? सुल्तानों की, अलग अलग सुल्तान्स की हिस्ट्री लिखते क्यों थे? तो ये इसलिए लिखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हिस्ट्री लिखेंगे तो दे माइट गेट अ वेरी रिच रिवॉर्ड, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बढ़िया इनको रिवॉर्ड मिल जाए। तो इसीलिए क्या करते थे? ये हिस्ट्रीज लिखते थे और सुल्तान्स। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये एडवाइस भी देते थे ऑन गवर्नेंस। क्या एडवाइस देते थे? दे एडवाइज द रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थराइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। अब देखो, ये रूलर्स को एडवाइस करते थे कि उनको एक आइडियल सोशल ऑर्डर यानी कि एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जो एकदम आइडियल हो, एकदम परफेक्ट हो। और ये किस पर बेस्ड हो? ये बेस्ड ऑन बर्थराइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब बर्थराइट यानी कि क्या? प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। अगर कोई इंसान हायर क्लास में उसका जन्म हुआ है तो उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। ये किस पे बेसिस पे मिल रहा है? ये मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, इसीलिए इन्हें कहते हैं बर्थ राइट। ठीक है, आपका जो जन्म के साथ ही आपको जो अधिकार मिल गए वो हो गया आपके बर्थ राइट। तो वो कहते थे कि एक तो राजाओं को कुछ ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए जिसमें जो चीजें हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट हो, कि किसका कहाँ जन्म हुआ है उस बेसिस पे। एंड सेकंड, जेंडर डिस्टिंक्शन फॉलो होने चाहिए। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, उनको ध्यान में रख के ये जो नॉर्म्स एंड रूल्स बनाने हैं ये इनको ध्यान में रखकर बनाने चाहिए। जैसे कि जो मैन है दे विल बी कंसीडर्ड सुपीरियर, वुमेन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये चाहते थे कि जो सोसाइटी बने वो कुछ इस फॉर्म पे बने, इस बेसिस पर बने, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल है। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया और वो बन गई थी सुल्तान इन 1236। अब उस टाइम की हमारी क्रॉनिकलर है जिनका नाम है मिनहाज ए सिराज। ठीक है, क्रॉनिकलर मतलब ये उस टाइम के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है,
तो ये इन्होंने ही रिकॉग्नाइज किया था कि जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो बहुत ज़्यादा एबल थी सुल्तान बनने के लिए। साथ में जो उनके बाकी भाई थे उनसे भी वो ज़्यादा क्वालिफाइड थी, उनसे भी वो ज़्यादा टैलेंटेड थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन रूलर। ये सब कुछ बोलने के बाद भी वो खुद भी ये कंफर्टेबल नहीं थी कि एक लड़की एक क्वीन कैसे रूलर बन सकती है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे जेंडर डिस्टिंक्शन, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मैन है वो सुल्तान बन सकते हैं, वुमेन सुल्तान नहीं बन सकती। तो इसमें उन्होंने खुद कहा कि वो ज्यादा एबल थी, शी वॉज मोर टैलेंटेड, मोर क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी इनको खुद भी ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा था फील कि वो लड़की होकर रानी कैसे बन गई। और इसी के चलते जो बाकी नोबल्स थे दे वर आल्सो नॉट हैप्पी, और फाइनली शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, यानी कि 4 साल बाद ही उन्हें जो थ्रोन से हटा दिया गया था। क्यों? मेनली बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। तो ये क्या था, ये था हमारा जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर आप टैलेंटेड भी थे बट इफ यू आर वुमेन तो आप जो है सुल्तान नहीं बन सकती थी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे क्लोजर लुक अंडर द खिलजीज एंड द तुगलक्स। अब हम बात करेंगे अबाउट खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब जब हमारा किंगडम इतना बड़ा था तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें चाहिए थे रिलायबल गवर्नर और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर जिन पर हम रिलाई कर सके, जिन पर हम ट्रस्ट कर सके। हर किसी को तो आप नहीं बना सकते, राइट। और जब इतना बड़ा किंगडम है तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी, अकेले किंग सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एरिस्टोक्रेट्स और जो लैंडेड चीफटेंस थे उनको उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। एरिस्टोक्रेट मतलब वो लोग जो कि हायर क्लासेस को बिलोंग करते थे, और लैंडेड चीफटेंस मतलब कि जो लोकल लीडर थे ऑफ द ट्राइब्स जो कि काफी लैंड ओन करते थे, तो उन लोगों को उन्होंने इस काम के लिए अपॉइंट नहीं किया। तो फिर उन्होंने किया क्या, तो देखो उनके पास कुछ स्पेशल परचेस्ड मिलिट्री स्लेव्स थे, ठीक है। उनके कुछ स्पेशल परचेज स्लेव्स थे जो क्या करते थे, जो उन्हें मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इनको वो बोलते थे बंदगान, ठीक। ये कौन थे, ये थे स्लेव्स विच वर स्पेशली परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हें केयरफुली ट्रेन किया ताकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं एम्पायर की, ये वो संभाल पाएं। जो हमारे किंगडम की इंपॉर्टेंट ऑफिसेज थी ये उनको भी अच्छे से संभाल दे, तो इसके लिए इनको स्पेशल ट्रेन किया गया था। और क्योंकि ये बंदगान जो थे ये स्पेशल स्लेव्स थे जिनको उन्होंने परचेज किया था, तो ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट थे उनके मास्टर्स के ऊपर। तो इसीलिए ये उनके ट्रस्टवर्दी थे, ये अपने मास्टर्स को कभी धोखा नहीं दे सकते थे, कभी चीट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, उन लोगों ने परचेज कर लिया था, राइट। तो जो हमारे खिलजीज एंड तुगलक्स थे उन्होंने भी ये जो बंदगान का यूज था ये कंटिन्यू रखा, यानी कि वो जो स्पेशल स्लेव जो परचेज किए जाते थे फॉर मिलिट्री सर्विस, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन्हें वो संभाल पाए। तो जो हमारे खिलजीज एंड तुगलक्स थे उन्होंने इनका यूज कंटिन्यू रखा। साथ में इन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस। जो लोग थे ऑफ हम्बल बर्थ यानी कि जिनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं था, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे, इन्होंने उनको भी अपॉइंट किया ताकि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आ पाए। इन्होंने उनको गवर्नर बनाया, उनको जनरल्स बनाए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया फ्रॉम द हम्बल बर्थ, तो इससे शुरू हो गया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम। अब ये क्यों हुआ, तो देखो देखते हैं। जो स्लेव्स और क्लाइंट्स थे वो अपने मास्टर और पेट्रन्स के लिए तो लॉयल थे क्योंकि वो लोग इन्हें खरीदते थे, इनकी जो सारी जिम्मेदारी थी उन्हीं लोगों की थी, वो लोग इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, इनको अपने साथ रखते थे। तो ये लोग अपने जो किंग्स थे, जिनके पेट्रन्स थे, उनके लिए कंप्लीटली लॉयल थे। बट जो किंग्स वगैरह के बच्चे होते थे यानी कि जो उनके हायर्स होते थे, उनके अलग सर्वेंट्स होते थे। ये तो किंग के थे, उनके लिए अलग होते थे। तो जब वो जो हायर्स थे, जब उनका टाइम आता था ऑफ असेशन, जब वो अपना कार्यभार संभालते थे, जब उनको उनकी पोजीशन मिलती थी, तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो पुराने और ये जो नए स्लेव्स कह लो या फिर जो नए नोबल्स और पुराने नोबल्स कह लो, इनके बीच में होती थी फाइट, इनके बीच में होती थी कन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि जो नए आने वाले होते थे उनके पास ऑलरेडी उनके सर्वेंट्स होते थे, और ये जो पुराने होते थे इनको ये काफी टाइम से वहाँ वर्क कर रहे होते थे, तो ये चाहते थे कि इनकी बॉडीज कम ना हो। तो उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर नए और पुराने नोबल्स में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। जो पुराने वाले थे वो अपने किंग्स के लिए लॉयल थे, बट जो उनके हाईएस्ट थे उनके लिए ये लोग लॉयल नहीं होते थे, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस। बहुत सारे हमारे पर्शियन तारीख्स के ऑथर हैं जिन्होंने ये क्रिटिसाइज करा है ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ लो एंड बेस बॉर्न टू द हाई ऑफिसेस, क्योंकि उनको लगता है कि दीज वर द कॉजेज ऑफ अनस्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल सिस्टम। इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही थी, तो इसीलिए उन्होंने क्रिटिसाइज कराई कि जो हमारे जो वीकर सेक्शन या फिर लो एंड बेस बॉर्न थे, इनको इतनी हायर पोजीशंस तक लाना नहीं चाहिए था, ठीक है। मोरओवर जो खिलजीज एंड तुगलक्स थे, दे अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। अब देखो उनकी जो टेरिटरीज थी, जिस एरिया को वो कंट्रोल करते थे, वो बहुत अलग अलग साइजेस के थे। अब इनको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते थे, इनको कंट्रोल करने के लिए वो अपॉइंट करते थे मिलिट्री कमांडर्स को, ठीक है। और इनको वो अलग अलग टेरिटरी प्रोवाइड कर देते थे। द लैंड वर कॉल्ड इक्ता, जो उनकी जमीन होती थी उसको वो बोलते थे इक्ता, और वो जिसको वो जमीन प्रोवाइड करते थे, जो जमीन का होल्डर होता था, उसको बोला जाता था इक्तदार या फिर मुक्ति, ठीक है। तो किनको वो देते थे, वो करते थे मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट, और उसके बाद उन्हें वो एक लैंड दे देते थे। लैंड को हम बोलते थे इक्ता, और लैंड का जो होल्डर होता था, जिसे वो लैंड मिलती थी, उसे बोला जाता था इक्तदार या फिर मुक्ति। अब जो इक्तदार होते थे या जो मुक्ति होते थे, उनको क्या करना होता था, एक तो उन्हें मिलिट्री कैंपेन लीड करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर थे। साथ में उनको जो उनकी लैंड जो उनको प्रोवाइड की गई थी, वहाँ का उन्हें लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना होता था। ये भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। ये हो गए हमारी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इक्तदार या फिर मुक्तिज। और ये जो ये सर्विस प्रोवाइड करते थे, इनके एक्सचेंज में क्या मिलता था, तो जो हमारे मुक्तिज होते थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, ठीक है। और इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के बाद क्या करते थे, ये अपने लिए रखते थे। इसके अलावा जो इनके सोल्जर्स थे उन्हें पे करते थे। तो इनका जो सैलरी नहीं होती थी, इनका जो भी सोर्स ऑफ मनी था वो क्या था, वो था रेवेन्यू फ्रॉम दीज लैंड्स, जिन्हें हम बोलते थे इक्ता, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टेट था
वो क्या करता था, वो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करता था। और अकाउंटेंट्स का काम क्या होता था, ये चेक करना कि ये जो हमारे मुक्तिस हैं, ये जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फार्मर्स, वो सही टैक्स हो। ऐसा ना हो कि उनसे जोर जबरदस्ती करके, उन्हें प्रेशराइज करके उनसे ज़्यादा टैक्स ले लें। इसके अलावा वो ये भी चेक करते थे कि जितने भी उनके पास सोल्जर्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने रिक्वायर्ड हैं। वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स ना रख लें, क्योंकि अगर वो ज़्यादा सोल्जर्स रख लेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो वो ये चेक करते थे कि जो जितने सोल्जर्स की परमिशन है वो उतने ही रख रहे हैं, और दूसरा वो जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो फेयर टैक्स है कि नहीं। ठीक है, ये काम किसका होता था, ये होता था अकाउंटेंट्स का काम। इसके अलावा दिल्ली सुल्तान्स बॉट द हिंटरलैंड ऑफ सिटीज अंडर कंट्रोल। बहुत सारी लैंड जो कि यूज़ नहीं हो रही थी उसको भी जो दिल्ली सुल्तान्स है वो अपने अंडर कंट्रोल में ले आए। उसके बाद वहाँ के जो लोकल चीफ्टन्स थे, जो कि पहले वहाँ क्या करते थे, वो उस लैंड पे रहते थे, वहाँ से लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपना एक छोटा सा आप कह लो कि सिस्टम मेंटेन करके रखते थे। बट अब क्या हो गया था कि अब जब ये वाली लैंड आ गई थी अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, तो चीफ्टन्स से जो टैक्स लेने का राइट था उनका वो कैंसिल कर दिया था। उल्टा अब जो चीफ्टन्स थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अभी वो क्या कर रहे थे, वो छोटे से एरिया में अपना टैक्स वगैरह ले लेते थे और ऐसे ही वो एक सिस्टम बना के रखा हुआ था। बट अब क्या हुआ, जब वो वाली जो लैंड है वो अंडर द दिल्ली सुल्तान्स आई, तो अब जो चीफ्टन्स थे उनको जो टैक्स लेने का राइट था वो उनका छीन लिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि अब आपको भी टैक्स देना है, और फोर्सफुली उनसे टैक्स लिया जाने लगा। अब टैक्स जो होते थे वो 3 तरह के होते थे। सबसे पहले होता था कल्टीवेशन पे, आपने क्या कल्टीवेट किया, आपका कितना कल्टीवेशन हुआ, जितना हुआ उसका 50% आपको एज टैक्स देना होता था। इसके अलावा अगर आपके पास कैटल्स हैं तो उस पर भी टैक्स लगता था। साथ में अगर आपके पास घर है तो घर पे भी टैक्स लगता था। तो ये हो गए हमारे 3 टैक्सेस, सबसे पहले ऑन कल्टीवेशन, देन ऑन कैटल्स एंड देन ऑन हाउसेस। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। बहुत सारा पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का था वो दिल्ली के कंट्रोल से बाहर था। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से, दिल्ली से हर जगह को कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बहुत दूर दूर जगह थी, तो वो यहाँ से उन इतनी दूर दूर इतने डिस्टेंसेस पे ना ही कंट्रोल कर पा रहे थे, ना ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेज कर पाते थे। अगर वो किसी जगह को कंट्रोल भी कर लेते थे, थोड़े दिन बाद उनको वहाँ से उनका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता था, वो लोग वापस अपना कंट्रोल ले लेते थे। तो दिस वॉज मेनली बिकॉज इतनी दूर दूर का कंट्रोल करना उनके लिए इस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। Mongols' attack on Delhi Sultans increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of Muhammad Tughlaq. इसके अलावा ना अटैक्स भी होते थे, तो मंगोल्स के जो अटैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे ऑन दिल्ली सल्तनत, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। इस टाइम पे बहुत सारे मंगोल्स के अटैक हुए थे, और जब भी अटैक होते थे तो बहुत सारे सोल्जर्स रिक्वायर्ड होते थे, बहुत सारा मूवमेंट होता था, बहुत सारी अलग अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ऐसे में क्या होता था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे हमारे जो किंगडम से। इसके अलावा उनको रेवेन्यू की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती थी, तो बहुत अलग अलग उनके लिए इशूज़ आ जाते थे, बहुत अलग अलग चैलेंजेस आ जाते थे जब भी कोई ऐसा अटैक होता था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट सल्तनत इन 15th एंड 16th सेंचुरी। तुगलक्स के बाद हमारी आई थी सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज। तो ये कहाँ से रूल करते थे, ये रूल करते थे फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। इसके अलावा काफ़ी सारे नए नए स्मॉल रूलिंग ग्रुप्स भी इमर्ज हुए थे, जैसे कि अफगान्स हो गए, राजपूत हो गए, तो ये भी कब आए, इन 15th एंड 16th सेंचुरी। इसके अलावा काफ़ी नई नई स्टेट्स भी बन रही थी। ये स्टेट्स छोटी थी बट पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था, ये बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर हो रही थी। तो ये छोटी थी बट ये बहुत पावरफुल थी। ठीक है, तो 15th-16th सेंचुरी में एक तो हमने देखी नई डायनेस्टीज विच वर सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा नए रूलिंग ग्रुप्स आ रहे थे, जैसे कि अफगान से राजपूत, और उसके अलावा नई नई स्टेट्स भी बन रही थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने एक और चीज के बारे में आपको बताया गया है, विच इज सर्कल ऑफ जस्टिस। अब ये क्या है, तो देखो, किंग जो थे वो सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकते थे, बिकॉज किसी भी जगह को कैप्चर करना है, कहीं भी फाइट करनी है, कहीं भी आपको अपनी पावर दिखानी है, तो आपको जरूरत होती थी सोल्जर्स की। ठीक है, और सोल्जर्स जो थे वो बिना सैलरीज के नहीं रह सकते थे। वो क्यों काम कर रहे थे, ताकि उन्हें सैलरीज मिले, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी सैलरीज। अब सैलरी कहाँ से आती थी, सैलरी आती थी वो रेवेन्यू से, जो कि ये जो लोग हैं ये पीजेंट से कलेक्ट करते थे। पीजेंट देते थे टैक्स, रेवेन्यू, वहाँ से इनकी जो हमारे सोल्जर्स थे इनकी आती थी सैलरीज। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पीजेंट, क्योंकि अगर वो रेवेन्यू नहीं पे करेंगे तो सोल्जर्स नहीं होंगे, सोल्जर्स नहीं होंगे तो किंग कैसे कुछ भी कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो इसीलिए इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे पीजेंट्स हैं वो खुश रहें, वो प्रॉस्परस रहें, ताकि वो आराम से जो टैक्सेस हैं, जो रिक्वायर्ड टैक्सेस हैं वो देते रहें। इसके अलावा जो किंग थे वो भी प्रमोट करते थे जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, ताकि जो लोग हैं उनका ट्रस्ट बना रहे, वो टाइम टू टाइम अपना रेवेन्यू देते रहें, जिससे कि सोल्जर्स रहें और किंग भी स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये था हमारा सर्कल ऑफ जस्टिस, कि सब लोग जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे, और इसीलिए जो हमारा जस्टिस था दैट वाज ऑनेस्ट। ठीक है, तो अब किंग क्या प्रमोट करते थे, वो प्रमोट करते थे जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने देख लिया अबाउट डिफरेंट डायनेस्टीज। शुरू में हमने पढ़ा था अबाउट तोमरा राजपूत, फिर हमने पढ़ा अबाउट चौहान्स, उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट खिलजीज एंड तुगलक्स, एंड लास्ट में हमने देखा अबाउट सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर हुआ खत्म। अब आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ में कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आज का लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।